तुम भी ये क्या कमाल करते हो, कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो और खुद का जीना मुहाल कर। और इश्क क्या है सिवा खुदा के, और क्या है सिवा खुदा के, और इश्क पर ही सवाल करते हो, और इश्क पर ही सवाल करते हो। तुम भी ये क्या कमाल कर। Hello, viewers. Welcome to another fantastic episode of the Hillary Times. It is our honor to welcome an esteemed poet whose words have the power to transport us to the realm of profound emotions and timeless wisdom. A master of the two of the most revered forms of Hindi poetry, he seamlessly blends the lyrical beauty of ghazals with the succinct profundity of dohas. Through his words, he has touched hearts, inspired minds, and contributed significantly to the rich tapestry of Hindi literature. Please join me in welcoming the incredible talented poet Kavyashri Bharat Bhushan Arya ji. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, हमें बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आपने हमें समय दिया। और जो कॉमन पीपल हैं उनको आम आदमी के भाषा में आई थिंक आप सबसे सक्षम पर्सन है जो समझा सके ये गजल क्या है, ये दोहा क्या है। नहीं, मैं जरूर कोशिश करूंगा समझाने की। आज सबसे पहले तो मैं हिलेरी टाइम्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ये प्रतिष्ठित चैनल है हिलेरी टाइम्स का, उसने मुझे आमंत्रित किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। जी। तो जहां तक आपका प्रश्न का सवाल है, गजल क्या है और दोहा क्या है, तो सबसे पहले गजल की बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा दोहा की बात कर लेते हैं। असल में गजल एक अरबी लफ्ज है, अरबी हम्म। शब्द हम्म। है ना। तो गजल का मतलब होता है स्त्रियों से गुफ्तगू करना, उनसे बातचीत करना, हम्म। उनके रूप लावण्य की बात करना। ये डिक्शनरी मीनिंग है गजल का, क्योंकि गजल अरबी का शब्द है। तो इसका हम्म। मतलब है गुफ्तगू करना, स्त्रियों से करना। हम्म। तो जो अरबी भाषा की जो गजलें थी, हम्म। इस कसौटी पर खरी उतरती थी कि वहां पे प्रेम की बात होती थी, वहां पे सौंदर्य की बात होती थी, वहां पे रूप की बात होती थी, लावण्य की बात होती थी। तो इस तरह गजल का मतलब है। तो उसके बाद गजल अरबी से होती हुई फारसी में आई। तो फारसी वालों ने उसके आ, स्थूल प्रेम को स्वीकार ना करते हुए उसके सूक्ष्म रूप को भी स्वीकार किया, यानी इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक, हम्म। है ना। इश्क मजाजी माने जो हमारा सांसारिक प्रेम होता है, जो हम एक देह का जो आकर्षण होता है। लेकिन फारसी में उन्होंने इसको सूक्ष्म रूप में भी स्वीकार करा, यानी इश्क हकीकी तक, खुदा तक। तो उन्होंने, जब हम इश्क हकीकी की बात करते हैं, तो सूफी काव्य के अंदर ये हुआ कि हमारा जो हमारा परमात्मा था, वो हमारी प्रेमिका बन गई, और जो हमारा आत्मा थी वो हमारी प्रेमी बन गई। तो उसके अंदर विरह है। जो फारसी की जो गजलें हैं, उन्होंने फारसी की गजलों में विरह को अंगीकार किया, जबकि वहां संयोग है लेकिन बहुत कम है। जबकि अरबी के अंदर जो एक थर्स्ट रहा, वो संयोग पर रहा, मिलन के ऊपर रहा। उसके बाद उर्दू फारसी से होती हुई गजल ये उर्दू में आई, और उन्होंने फारसी के रूप को स्वीकार किया, यानी इश्क मजाजी को भी और इश्क हकीकी को भी, यानी सांसारिक को भी और खुदाते भी। उसके बाद ये अरबी से फारसी, फारसी से उर्दू, उर्दू से होती हुई हिंदी के अंदर आई। ये तो एक गजल का संक्षिप्त रूप है कि गजल का मतलब क्या है और गजल कहाँ से चली और कहाँ तक आई। एक गजल के विषय में एक बात और है कि इसके अंदर खास मीटर्स होते हैं, खास बहर होती है। तो उस मीटर के अंदर, उस बहर के अंदर हमको अपने शेर कहने पड़ते हैं, अपनी गजल को मुकम्मल करना पड़ता है। तो गजल का जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं, और जो आखिर का शेर होता है उसको मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस का इस्तेमाल करता है। अगर वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता तो उसको मक्ता नहीं कहेंगे, उसको खाली हम बोलेंगे गजल का आखिरी शेर है। तो गजल के अंदर एक बात और होती है, इसमें एक रदीफ और काफिया दोनों का निर्वाह करना पड़ता है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि गजल में रदीफ भी हो। गजल गैर मुरद्दफ भी हो सकती है, यानी रदीफ के बिना भी हो सकती है। अब काफिया क्या है और रदीफ क्या है? तो काफिया को हम समझ सकते हैं राइम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइम, हिंदी में तुकांत, और हम्म। उर्दू के अंदर काफिया। और जो काफिया के बाद के जितना भी पोर्शन होता है उसको हम रदीफ बोलते हैं। तो जो गजल का मतला होता है
वही निश्चित कर देता है कि हमारी गजल का कौन सा मीटर है, कौन सा बहर है। तो उसी मीटर और उसी पूरे बहर के अंदर हमको अपनी गजल कंप्लीट करनी होती है। तो ये हो गया। और दो मिसरों के अंदर, दो पंक्तियों के अंदर गजल का जो शेर होता है वो होता है गजल के अंदर। अब रही बात दोहा की, तो दोहा भी दो पंक्ति में होता है, लेकिन ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है ना। दोहों का अर्थ होता है दोहन करना, यानी हमारे चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर जो दोष हैं, ऐब हैं, जो बुराइयां हैं, उनको बाहर निकालना, और बाहर निकालकर उसको सज्जित प्रदान करना, है ना। तो ये दोहो का मतलब है, दोहन करना। दोहा मतलब दोहन किस चीज का? हमारे ऐब का, हमारी कमियों का, उसका दोहन करना। तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तृतीय चरण में 13 मात्राएं, और चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो जो आखिर के जो दूसरे और जो चौथे चरण होते हैं, उसके अंदर गुरु और लघु आता है। इस प्रकार करने का आता है। लेकिन ये ये दो मिसरों का होते हुए भी गजल के शेरों से काफी भिन्न है, क्योंकि उसके अंदर ये मात्रिक छंद नहीं है। जो गजल है, उसके अंदर खास जो मखसूस मीटर हैं, उन्हीं के अंदर हमारे को पूरा करना पड़ता है गजलों को। जबकि दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, और ये लोक छंद है। और ये प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से आधुनिक काल तक होते हुए ये माने कि हम समझे कि हमारी संवेदनाओं, मानवीय भाव विचारों और अनुभूतियों, और पूरी जिसको बोलते हैं विडंबनाओं को, और हमारी जो परिस्थितियां हैं, उनको व्यक्त करने का सबसे अच्छा मुफीद अगर कोई छंद है और छोटा छंद है, तो वो दोहा छंद है। तो ये नक्शल के अंदर हम बात कर सकते हैं गजल क्या है और दोहा क्या है। बहुत खूब सर। जैसा कि आपने बताया कि स्त्रियों से बातचीत स्थापित करने का, संवाद स्थापित करने का एक माध्यम है गजल। तो मेरा प्रश्न यह है कि एक बार मैं बशीर भद्र जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने गजल लिखा है अपनी बेटी के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या गजल स्त्रियों के जो अलग अलग रूप हैं, आमतौर पर हम समझते हैं कि प्रेमिकाएं हैं, सिर्फ उन्हीं जी के लिए, तो क्या बेटी के लिए, माँ के लिए, या स्त्रियों के जो दूसरे भाव हैं, क्या उसके लिए भी हम लिख सकते हैं? किसी और परिप्रेक्ष्य में भी गजल को लिखा जा सकता है? जी, बेशक, बिल्कुल। अगर हम गजल के जो हमारा जो अर्थ है, यानी जो अरबी भाषा का अर्थ है, उसमें अगर आज हम गजल को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब है कि गजल को हम सदियों पीछे ढकेल रहे हैं। आज की गजल बहुत फॉरवर्ड हो गई है, बहुत आगे हो गई है। जिस तरह दोहा हमारा आगे हो गया है, उसी तरह मेरी गजल बहुत आगे चली गई है। आजकल की जो गजल खाली इसमें तक महदूद नहीं है, या दोहा खाली हमारा, जैसे कि हमारा रीतिकाल या भक्ति काल तक, भक्ति या नीति श्रृंगार तक सीमित नहीं है। ये बहुत एडवांस हो चुकी है गजल भी और दोहों भी। इसमें हर प्रकार की, माने पूरा आप समझे कि पूरी सियासत, पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरी बेटी, पूरे रिश्ते, सभी विसंगतियां, संगतियां, भूख, प्यास, तड़प, आंसू, संतरास, सब कुछ गजलों में भी शामिल है और दोहों में भी शामिल है। इसलिए शायद कहा गया कि दोहा, जो आज का दोहा, वो पुराना दोहा नहीं है, बल्कि नव दोहा हो गया है। क्योंकि नव दोहा इस सेंस के अंदर, क्योंकि ये खाली एक नीति या भक्ति या श्रृंगार तक सीमित न रहा, बल्कि अपने पूरे समाज को, पूरे भाव फलक को, पूरे संसार को समेट कर चल रहा है। तो यही हाल गजल का है। तो गजल का मतलब खाली स्त्रियों तक नहीं है। यानी हमारी जो पहले गजलों में अब्र होती थी, आंखें होती थी, हमारे आरिज होते थे, हमारी कमर होती थी, हमारा ये सब शराब, मैखाना, ये सब होता था, उससे बहुत परे हट हट गई है गजल। गजल में आजकल बेटी भी है, गजल में आजकल माँ भी है। अब मुनव्वर राना साहब को देखिए ना, सारी गजल में अपने शेर माँ पे करे हैं, है ना। तो उसमें रिश्ते भी हैं, परिवार भी है, सब कुछ है। तो गजल आज बहुत एक अपना वसी दायरा लेकर चल रही है, वसी दायरा। इसी तरह जो दोहा है, अपना एक विस्तृत फलक लेकर चल रहा है। तो बिल्कुल सही कहा बशीर दत्त साहब ने। और जो आपने फरमाया, गजल में हम बेटी को भी ले सकते हैं, अपनी माँ को भी ले सकते हैं, बेटे को भी, और पूरे परिवार को भी, समाज को भी, सियासत को भी। इस तरह चलता है। सर, जैसा कि दोहा है, हम जब दोहा सुनते हैं तो आम तौर पर, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो लिखना पढ़ना चाहता है, मगर आप जैसे लोगों की तरीके से वो राइम, रिदम, छंद नहीं बना पाता। पहली लाइन बन जाती है, दूसरी लाइन नहीं बन पाती। अक्सर ये जी होता है। और जी कई बार बनती भी है तो बहुत फनी होती है। तो जी मेरा ये कहना है कि जो ये जो दोहा का है, हम आम तौर पर कबीर दास की, रहीम दास की, इन लोगों के नाम आते हैं।
आधुनिक भारत में आपके नाम आ गए, देवेंद्र प्रसाद आर्या जी का नाम आ गया। सवाल ये है कि ये दोहा जो है आम आदमी के लिए इसको लिखा गया होगा, जहां तक उसकी भाषा को देख करके ये आम आदमी के मन में ये रच बस क्यों नहीं पाया। आज हमें इसे बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, खासकर जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, जब उसमें बच्चों को ये दिया जाता है तो उनके लिए मतलब आप इसको कह सकते हैं बाइट द बुलेट सिचुएशन होती है। तो क्या कारण है कि हम इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं आजकल। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आज का दोहा तो बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और मैं सच कहूँ तो बल्कि मुशायरों के अंदर दोहे पढ़े जा रहे हैं। मैं मैं भी जब भी जाता हूँ, कहीं यानी कवि गोष्ठी होती है या कवि सम्मेलन होता है, मुशायरा होता है, तो मैं भी अपने दोहों से शुरुआत करता हूँ। यहाँ तक आलम है कि पाकिस्तान के जो शायर है वो भी बहुत बहुत दोहा लिख रहे हैं, बहुत बहुत दोहा पढ़ रहे हैं। हम्म। और ये जहां तक बात है, इसीलिए इसको छंद कहा गया है, दोनों का। क्योंकि छंद का मतलब होता है उसमें गति भी होती है, उसमें यति भी होती है, उसमें लय भी होता है, उसमें मात्रा भी होती है। इसीलिए क्या होता है, ये मशक करने वाली बात है, प्रैक्टिस करने वाली बात है। छंदों पर चाहे आप गजल का शेर कह रहे हैं, तो गजल का शेर में जब आप शुरुआती दिनों में होते हैं तो आप एक मीटर पे शेर करने की कोशिश करें, आपका पहला मिसरा तो लग गया मीटर पे, लेकिन दूसरा मिसरा नहीं लग रहा, दूसरा मिसरा लग गया तो काफिया लग गया, रदीफ नहीं लग गया, अगर लग गया तो बेमीटर हो गए, माने कि बहर से खारिज हो गए। इसी तरह दोहों का है कि आपने पहली पंक्ति 13-11 मात्राओं में तो मुकम्मल कर ली, पूरी कर ली, लेकिन दूसरी मात्रा जो दूसरी पंक्ति है वो 13-11 में नहीं हो रही, कहीं 14 मात्राएं हो गई, कहीं 11 की 10 मात्राएं हो गई। लेकिन जब धीरे 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 प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है तो आपको ना मात्रा गिनने की जरूरत होती है ना मीटर, बस एक मिसरा जहन में आया, आपको मालूम है कि उसकी गजल का मीटर ये है, दोहा का जो वजन है वो ये है, तो अपने आप जो बोलते हैं तो स्वतः ही 100% वो एक वजन पर और मीटर पर निकलता रहता है। लेकिन आजकल दोहा की ज्यादा मतलब बहुत आजकल दोहा बहुत प्रासंगिक हो गया है। और जगह 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 अगर आजकल धूम है, अगर मैं सही सच मायने में कहूँ तो जो काव्य की सिंफ है, जो काव्य की विधा है, उसमें दोहा सर चढ़कर बोल रहा है। और दोहे का ये आलम है कि लोगों ने इसे गजल को शेर कहते हैं, गजल का वो शेर है, और दोहों को शेर का बबर शेर कहने लोगों ने शुरू कर दिया है कि हम्म। दोहा बबर शेर है, गजल का शेर तो शेर है ही है, लेकिन हम्म। दोहा बबर शेर है। हम्म। तो ये आलम है दोहे का। दोहा आजकल खूब पढ़ा जा रहा है, खूब लिखा जा रहा है, खूब हम्म। इसके ऊपर दोहा विशेषांक निकल रहे हैं, दोहा हम्म। किताबें निकल रही हैं, हम्म। बहुत कुछ हो रहा है, दोहों पे बहुत काम हो रहा है आजकल। हम्म। दोहों का जादू यकीनन सर चढ़कर बोल रहा है आजकल। क्या बात है सर। तो मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि अभी जिनको आप देख रहे हैं उन्हें हम शब्दों का बब्बर शेर कह सकते हैं। तो सर। नहीं नहीं, ये बिल्कुल देखिए, आशीष जी, मैं पूरी विनम्रता के साथ और पूरी मॉडेस्टी के साथ कहना चाहूंगा, मैं दोनों का बिल्कुल ना गजल का बवर शेर हूँ ना शेर हूँ। मैं बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज में हूँ, स्टिल आई एम लर्निंग कि गजल क्या होती है और दोहा क्या होता है। हम्म। तो अ, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सब समझने के लिए। सर हेलो। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फिर तो जी हम अब नहीं हवा नहीं से भी नीचे। नहीं नहीं, ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि मुझे तो सच मायनों में ये भी नहीं मालूम कि गजल का जो गा होता है ज्ञान से लिखा जाता है कि काश से लिखा जाता है। लेकिन हाँ, एक प्रयास है, काफी समय से इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो बस चलता रहता है थोड़ा सा, इतनी भर बात है। हम्म। बहुत खूब। सर एक क्वेश्चन ये है कि आमतौर पर जो कॉलेज के बच्चे होते हैं उन्हें जी गजल जो है उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। जी उसके जो कपलेट्स होते हैं वो उठा लेते हैं, और आजकल एक कंटेंट को सेव करना भी, प्रोटेक्ट करना भी बहुत बड़ा टेढ़ा काम है। तो जी आपसे मैं दो क्वेश्चन लगे हाथों पूछ लेता हूँ। पहला तो ये कि ये कंटेंट को लोग कहीं से कॉपी कर रहे हैं, कहीं पेस्ट कर दे रहे हैं, किसी का जी। उठाया और उसको कहीं यूज कर लिया, बचाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात कि ऐसी क्या चीज थी, ऐसा क्या वाकया हुआ जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप भी गजल लिखें, आप भी दोहा लिखें, ये कब हुआ, कैसे हुआ।
जी, मैं बताता हूँ। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आजकल गजल के कंटेंट को या किसी भी एक क्रिएटिविटी कंटेंट को बचाना, जहाँ सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत मुश्किल है। लोग यहाँ का कॉपी करते हैं, वहाँ का कॉपी पेस्ट करा, दूसरा के नाम से लगा दिया, या दूसरों का अपने नाम से लगा दिया। तो ये एक तरीके से जो बोल सकते हैं हम, एक जो एक लफ्ज क्या बोलूं मैं, जो एक तरीके से जो साहित्य के अंदर चोरी जो हो रही है, ये हम्म। निसंदेह एक अच्छा काम तो नहीं है हम्म। ना। तो ना इसको किसी भी सूरत में हम इसको अच्छा काम नहीं कह सकते। हम्म। और ये जरूर है क्योंकि गजल के अंदर जो कशिश है, वो चाहे वो युवा है, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप का है, उसका जो जादू है वो सर चढ़ कर होता है। उसका कारण क्या है कि दो मिसरों में बड़ी से बड़ी बात हम शेरों में कह देते हैं। और देखिए, पार्लियामेंट में भी जब कोई अपनी बात को जो हमको बिल्कुल। और ज्यादा पावरफुल तरीके से कहना चाहते हैं, तो हम देखते हैं पार्लियामेंट में हर कोई शेर का सहारा लेता है, हर कोई दोहे का सहारा लेता है। तो ये गजल के शेरों की ताकत है, ये दोहों की ताकत है। और जहां तक इसका बात है कि मैं कैसे अट्रैक्ट हुआ इसके कारण, तो इसका क्योंकि बचपन से रुचि थी, इसका कारण डॉक्टर देवेंद्र आर्य रहे। वो मेरे सगे चाचा जी हैं, साहित्यकार हैं, और वो भी आपके हिलेरी टाइम्स पे इंटरव्यू दे चुके हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए। तो मैं उनकी डायरियां वगैरह पढ़ा करता था, जो बचपन के अंदर 9th 10th के अंदर उनकी डायरियां पढ़ा करता था, उनकी किताबें पढ़ा करता था। तो पता नहीं क्या लगता था कि एक शब्द ना, एक एक शब्द के अंदर ना एक मैग्नेटिक पावर है, वो मुझे खींच रहे हैं, है ना। तो मैं उनकी डायरियों को बड़े उनके टेबल को, अब मैं सच बोलूं तो उनके टेबल को छेड़छाड़ करने का अधिकार अगर मेरे को था, तो सिर्फ मेरे को था, उनके अलावा। तो मैं उनकी किताब को खंगालता था, उनके पास जाता था। तो बस धीरे धीरे ये सिलसिला चालू हुआ, और ये सब चलता रहा। फिर गोष्ठी में जाना, और नशिस्त में जाना, ये सब चलता रहा, उसके अंदर चलता रहा। मुझे साहिल उद्यान में काफी आकर्षित करा शुरू शुरू के दिनों में, कॉलेज के दिनों के अंदर। तो उनको पढ़कर तो शायरी की तरफ अट्रैक्ट हुए। फिर देवेंद्र आर्य जी को पढ़ते रहे। और खास तौर से एक 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 मैं घटना जरूर बताऊंगा, वरना मुझे लगेगा कि मैं अपनी बात को ज्यादा तरीके से, हम्म। पावरफुल तरीके से नहीं कह पा रहा। हम्म। कि डॉक्टर देवेंद्र आर्य का घर हमारे घर के पास था। इन दिनों तो वो गाजियाबाद रहते हैं, पहले दिल्ली के अंदर रहते थे। तो उनका घर का फासला और हमारे घर का फासला बामुश्किल से 1 किलोमीटर रहा होगा, या रहता था। तो 10th या 11th की बात होगी 71 या 72 की, 9, लॉन्ग बैक। तो मैं उनके पास, क्योंकि वो टीचर थे, तो नेचुरली मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके पास जाया करता था। तो बात होगी नवंबर दिसंबर की। तो रात के 10 10 सवा 10 बज रहे होंगे। तो मैंने उनसे कुछ पूछा, और मैंने बोला, अच्छा चाचा, तो उन्होंने बोले कि भूषण, क्या तुम मेरी कविता सुनोगे? मैंने अभी अभी एक कविता लिखी है। मैंने कहा, अरे चाचा जी, क्यों नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। लेकिन शर्त यह है कि पहले आप हमको कॉफी पिलाएंगे, तो हम आपकी कविता सुनेंगे। तो चाची जी कॉफी बनाकर लाई, और फिर उन्होंने अपनी कविता सुनाई। तो मैंने क्या किया, आशीष जी जो तकिया रखा हुआ था उनका, अपनी गोदी में रख लिया, और उन्होंने अपनी कविता सुनानी शुरू करी। मैं कविता में इस कदर खो गया, इस कदर खो गया। तो जब घर से बाहर जाने लगा, मैंने कहा, अच्छा चाची, कविता बहुत अच्छी आपने सुनाई है। अब मैं चलता हूँ, 10:30 पौने 11 बज रहे हैं, सर्दी के दिन है। तो जब मैं कुछ दूर गया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी किताबें तो वहां पर छोड़ आया हूँ, और तकिया उनके साथ ले आया। तो मुझे लगा कि देखिए, कविता कितना सर चढ़ कर बोलती है, कविता का आलम क्या है। फिर मैंने वापिस गया, दरवाजे को नॉक करा। बोले, भाई क्या हुआ, कैसे आए? मैंने कहा, चाचा जी आपने कविता सुनाई, मैं अपनी किताबें लेने की जगह मैं अपना तकिया ले गया, ले आया। अपना तकिया संभालो, और मुझे अपनी किताबें वापस। बस तब से वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में वो जो शब्द है वो बस गए, यानी बैठ गए। और तब से बस वो एक सिलसिला चालू हो गया लिखने पढ़ने का। बहुत खूब सर। सर ये बताइए, अभी जो देश में जो आलम है, तो इस पर आपको कौन सा दोहा या गजल आपको लगता है कि ये मुफीद है? जी, मैं आ, कहीं तो मैं आपको कुछ 2 3 दोहे सुनाता हूँ, कुछ और गजल के चंद शेर सुना देता हूँ। तो आपको एहसास हो जाएगा कि क्या आजकल चल रहा है। इजाजत है? बिल्कुल सर। तो आ, मैं कुछ आपको पहले मैं आपको कतार सुनाता हूँ, उसके बाद एक गजल, और 4 5 फिर आपको मैं दोहे सुनाता हूँ। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँ, यस। है ना। 4 मिसरे देखें, कथा ऐसे देखें, हम्म। तुम भी ये क्या कमाल करते हो, कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो, और खुद का जीना मुहाल करते हो।
और इश्क क्या है सिवा खुदा के और, क्या इश्क क्या है सिवा खुदा के और इश्क पर ही सवाल करते हो, और इश्क पर ही सवाल करते हो, तुम भी ये क्या कमाल कर। और चार में से एक कथा और देखें कि सवाल इस बात का नहीं होता आशीष जी हमें जिंदगी तवील मिली है कि जिंदगी में मुख्तसर मिली है, कि जिंदगी के दिन हमें चार मिले कि जिंदगी के दिन हमें 100 मिले। सवाल होता है तो इस बात का कि हमने अपनी जिंदगी जी तो जी कैसे। हमने अपना कोई हम लोगों ने अपना मैच खेला तो खेला कहते, और हारे तो हारे कहते, और जीते तो जीते कहते। बस ये इसका मौजू। और चार पंक्तियां सुनो। क्या हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना। सवाल ये नहीं है कि हम लंबी कहानी लिखें, बहुत तवील कहानी लिखें, छोटी सी कहानी भी ठीक है। क्या हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। क्या हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना, और डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो। कि डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो, कि आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना। कि आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना, हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। तो एक गजल का मतलब और दो तीन शेर में आपको और सुनाता हूँ, प्लीज। और उसके बाद एक गजल मुकम्मल सुनाऊंगा, उसके बाद दो सुनाई। मतलब देखें कि इसमें दो तीन उर्दू के लफ्ज आएंगे, मैं उसका मतलब बता देता हूँ ताकि सुनने वालों को आसानी रहे। किरदार हम सब जानते हैं, किरदार का मतलब चरित्र होता है। और अब्र माने बादल, और बारह माने बरसने वाला, अब्रे बारह माने बरसने वाला, और किरदार माने बरसने वाला चरित्र, किरदारे अब्रे बारह। बस यहाँ से आप एक मतलब और दो शेर सुनिए। कि किरदारे अब्रे बारह निभाया नहीं गया, कि बरसने वाले बादल का चरित्र हमसे निभाया नहीं गया। कि किरदारे अब्रे बारह निभाया नहीं गया, और कच्चे मकां पे हमसे तो बरसा नहीं गया। क्या किरदारे अब्रे बारह निभाया नहीं गया, और कच्चे मकां पे हमसे तो बरसा नहीं गया। और शेर सुने, जैसे बोले थे आप आजकल के हालात के ऊपर जरा शेर सुने। कि तूने भी रखा आई, क्योंकि गजल ना इशारों में बात करती है, शेर इशारों में बात करते हैं, तो बस वहां तक पहुंचने वाली बात होती है कि किरदारे अब्रे बारह निभाया नहीं गया, और कच्चे मकां पे हमसे तो बरसा नहीं गया। और तूने भी रखा आईना पत्थर के सामने। कि तूने भी रखा आईना पत्थर के सामने, और रखना था जिसके सामने रखा नहीं गया। क्या कि बात है। तूने भी रखा आईना, कि तूने भी रखा आईना पत्थर पत्थर के के सामने, सामने। और रखना था जिसके सामने रखा नहीं गया। और बिल्कुल सच्चा शेर, कि ये अपने ऊपर कह रहा हूं मैं, कि जब से रखा है आईना खुद अपने सामने। कि जब से रखा है आईना खुद अपने सामने, तब से ये मुंह किसी को दिखाया नहीं गया। तब से ये बहुत मुंह खूब, किसी क्या को बात दिखाया नहीं गया। है। और तूने भी रखा आईना पत्थर के सामने, और रखना था जिसके सामने रखा नहीं गया। और मैं एक गजल के शेर आपको मुकम्मल गजल सुना देता हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट गजल है, और ये 30-32 साल पुरानी मेरे को गजल है, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसके अंदर सारे सामाजिक सरोकार आ जाएंगे, जो हम हम्म बात कर रहे थे कि जो हम्म आजकल की गजल है खाली वो मतलब औरत तक महदूद नहीं है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो हम्म बस इस नजरिए से मैं आपको गजल सुनाता हम्म हूँ। उसके अंदर देखिए जरा कि अ, कि ये है कि अजब है, मतलब देखिए कि अजब है दोस्त भी मेरा मुझे पल पल हंसाता है। हम्म कि अजब है दोस्त भी मेरा मुझे पल पल हंसाता है, और पता इसका कहाँ उसको मुझे यूं भी रुलाता है। कि अजब है दोस्त भी मेरा मुझे पल पल हंसाता है, और पता इसका कहाँ उसको मुझे यूं भी रुलाता है। और शेर सुने आशीष जी, कि वही किस्सा पुराना है नया कुछ भी नहीं इसमें। हम्म, कि वही किस्सा पुराना है नया कुछ भी नहीं हम्म, इसमें, चलाया हर कदम जिसको वही चलना सिखाता है। वाह। कि वही किस्सा पुराना है हम्म नया कुछ भी नहीं इसमें, चलाया हर कदम जिसको
वही चलना सिखाता है। और शेर की गांव का और शहर का देखें आजकल के हालात, कि कहाँ है गांव के जैसा तुम्हारे शहर का मौसम, ओहो, क्या बात है। कि कहाँ है गांव के जैसा तुम्हारे शहर का मौसम, यहाँ से कुछ चुराता है वहां से कुछ चुराता है। कि कहाँ है गांव के जैसा तुम्हारे शहर का मौसम, यहाँ से कुछ चुराता है वहां से कुछ चुराता है। और देखिए कि बेटे पढ़ लिख जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, अपना वतन छोड़कर बाहर चले जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई न्यूजीलैंड चला गया, कोई यूएस चला गया, कोई स्विट्जरलैंड चला गया। और ये शेर पूरी शिद्दत के साथ में पेश कर रहा हूँ, जरा आप देखें जरा, कि यहाँ से कुछ चुराता है वहां से कुछ चुराता है। अगर ले जा सको, अगर ले जा सको मौसम वतन का साथ ले जाओ। अगर ले जा सको, अगर ले जा सको मौसम वतन का साथ ले जाओ। कहाँ परदेश का मौसम कलेजे से लगाता है, कहाँ परदेश का मौसम कलेजे से लगाता है। और उसी में दो शेर सुने, कि कहाँ चश्मा, कहाँ हुक्का, कहाँ अम्मा की गठरी। अब आधुनिकरण, कि कहाँ चश्मा, कहाँ हुक्का, कहाँ अम्मा की गठरी। अब भला इस दौर में कोई इन्हें रखता रखाता है, भला इस दौर में कोई इन्हें रखता रखाता है। कहाँ चश्मा, कहाँ हुक्का, कहाँ अम्मा की गठरी। अब भला इस दौर में कोई इन्हें रखता रखाता है। और मक्ते का शेर, कि कहाँ वो पाँव का छूना, कहाँ मिलना लिपट कर अब। क्या बात है। कि कहाँ वो पाँव का छूना, कहाँ मिलना लिपट कर अब। बड़ा पागल है भूषण जो यही रटता रटाता है, बड़ा पागल है भूषण जो यही रटता रटाता है। अगर ले जा सको मौसम वतन का साथ ले जाओ, कहाँ परदेश का मौसम कलेजे से लगाता है। क्या तो बात। देखिए, जी तो देखिए, इस गजल में कहीं औरत से गुफ्तगू नहीं है, कहीं हम्म, कुछ बात नहीं है। आज के सामाजिक सरोकार हैं कि हम्म, आजकल का जो गांव और शहर की हालत क्या हो गई है। आजकल बच्चे चले जाते हैं, वतन को भूल जाते हैं, लेकिन अपने वतन के मौसम को, अपने वतन की जो परंपराएं हैं, अपने जो वतन की जो जड़ें हैं, जो संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको अपने साथ ले जाए और उसको अच्छी तरीके से ले जाए। अगर तुम बेशक बस रच बस भी गए हो तो अपनी जड़ों से ना कटे। हम्म, जी। बिल्कुल। तो अगर कहें तो मैं कुछ दोहे और सुनाऊं आपको, हाँ हाँ, या बिल्कुल जैसे। सर, ये हमारी खुशकिस्मती है, सुनाइए। जी। तो अब दोहों की बात हो रही है, तो मैं कुछ दोहे सुनाता हूँ आपको। देखिए जरा कि दोहे तो सुनिए, बस इन दोहों तक आप पहुंचेगा। मुझे लगता है कि सब कुछ इसके अंदर है। बड़े देखिए कि आशीष दोहा देखें, कि दो पैसे में बेचकर, दो पैसे में बेचकर पुरखों का सामान। आज की जनरेशन, आज के जो आधुनिकरण है, हम्म, मॉडर्नाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, कि कोई नहीं रखना चाहता कि हम बड़े बुजुर्गों की जो चीजें हैं उनको संभाल कर रख लें। हर एक को ये भाग रहा है कि दो पैसे में बेचकर, सिर्फ दो पैसे में, दो पैसे में बेचकर पुरखों का सामान, लाए क्या बाजार से शीशे के गुलदान। वाह, लाए क्या बाजार से शीशे के गुलदान। हम लाए भी तो क्या, क्षण भंग जो मोमेंटरी चीजें हैं, और बिल्कुल। पूरी की पूरी हमने जो जो हम लोगों ने पुरखों की जो एक रवायत थी उसको बेच दिया। कि दो पैसे में बेचकर पुरखों का सामान, लाए क्या बाजार से शीशे के गुलदान। और ये वाला भी दुआ देखें कि आजकल की बिल्कुल सटीक आपको दोहा लगेगा ये, कि आंगन लड़ता नींव से, हम्म, आंगन लड़ता नींव से हम्म, दीवारों में फूट। हम्म, आंगन लड़ता नींव से दीवारों में फूट। कहाँ सजेगी सीनरी अगर गया घर, हाँ, कहाँ सजेगी सीनरी अगर गया घर टूट। आंगन लड़ता नींव से दीवारों में फूट, कहाँ सजेगी सीनरी अगर गया घर टूट, अगर गया घर टूट। और दो तीन दोहे और देखें जरा, हम्म, कि ये वाले कुछ दूसरे रंग के दोहे हैं, क्योंकि हम्म, दोहे में हम्म, हर तरीके की हम बात करते हैं। हम्म, देखें जरा कि मेरे पसंदीदा दोहे हैं, तो इसलिए आपको सुनाता हूँ। हम्म, कि रंग पढ़ा, खुशबू पढ़ी, और सौ सौ पढ़े गुलाब। कि रंग पढ़ा, खुशबू पढ़ी, और सौ सौ पढ़े गुलाब।
और तुझको पढ़कर कौन सी बाकी बची किताब, तुझको पढ़कर कौन सी बाकी बाकी बची बची किताब। किताब, है ना। कि रंग पढ़ा, खुशबू पढ़ी, सौ सौ पढ़े गुलाब, और तुझको पढ़कर कौन सी बाकी बची किताब। और तो देखें कि लहर लहर रोशन हुई, कि लहर लहर रोशन हुई, और लहर लहर कंदील, कि लहर लहर रोशन हुई, और लहर लहर कंदील, और किसने झांका झील में हुई चांद सी झील, किसने झांका झील में हुई चांद सी झील। और ये दोहा तो मेरा खास तौर से बहुत प्रिय दोहा है, और बहुत मुझे बहुत पसंद है। जरा दोहा देखें कि मैं था, तू था, और था बीच हमारे मौन, कोई नहीं बोल रहा था। कि मैं था, तू था तू था, और था। और था बीच हमारे मौन, फिर बातें करता रहा हमसे जाने कौन, फिर बातें करता रहा हमसे हमसे जाने कौन। जाने क्या। कौन। मैं था, तू था, और था बीच हमारे मौन, फिर बातें करता रहा हमसे जाने कौन। और देखिए, उर्दू अदब के अंदर और हिंदी साहित्य में प्रेम की बहुत बहुत परिभाषा दी गई है, बहुत बहुत डेफिनेशन दी गई है। देखिए, लेकिन दो पंक्तियों में कुछ समेटने की कोशिश करिए। जरा देखिए, ये वाला दुआ देखिए कि दर्द, प्रेम में क्या होता है, विरह में क्या होता है, वो देखें। अब ये अब ये आप पर है, चाहे आप इसको सांसारिक प्रेम ले रहे हैं या वो वाला प्रेम ले रहे हैं। खुला हुआ दोहा देखेंगे कि दर्द, तड़प, आंसू, रुदन, आहें, कसक, मलाल। के दर्द, तड़प, आंसू, रुदन, आहें, कसक, मलाल, क्या क्या नेमत मिल गई रोग प्रेम का पाल, क्या क्या नेमत मिल गई रोग प्रेम का पाल। दर्द, तड़प, आंसू, रुदन, आहें, कसक, मलाल, क्या क्या नेमत मिल गई रोग प्रेम का पाल, क्या क्या नेमत मिल गई रोग प्रेम का पाल। और दो तीन दोहे कबीर पर देखें। तो दोहे देखे जो बोला कि तू ही पूज कुबेर को, कि तू ही पूज कुबेर को, और रख उसकी तस्वीर। कुबेर को आप पूजो, मुझे कुबेर से कोई मतलब नहीं है। कि तू ही पूज कुबेर को, रख उसकी तस्वीर, मेरी तो कुटिया भली, मेरा भला कबीर, मेरी तो कुटिया भली, मेरा भला कबीर। कि मैं कबीरा की झोंपड़ी और तू सोने की खान, कि मैं कबीरा की झोंपड़ी, तू सोने की खान, तू मुझ पर हैरान है, मैं तुझ पर हैरान है। कि तू मुझ पर हैरान है, मैं तुझ पर हैरान। और आजकल के हालात पर एक दोहा देखें कि बस इशारों में बात है कि बड़ा लुटेरा छोटे लुटेरे की रपट लिखा रहा है। और एक कदम देखें, हश्र क्या होता है। वल्चर है कि रपट लिखाई गिद्ध ने, वल्चर ने, कि रपट लिखाई गिद्ध ने, काग लूटते माल, कि रपट लिखाई गिद्ध ने, काग लूटते माल, और दिया कबूतर जेल में कोतवाल ने डाल। क्या बात है। बिल्कुल, आजकल के हालात पे बहुत अच्छा तंज है ये। हाँ, कि रपट लिखाई गिद्ध ने, हम्म, काग लूटते माल, और हम्म, दिया कबूतर जेल में कोतवाल ने डाल, दिया हम्म, कबूतर जेल में कोतवाल ने डाल। बहुत खूब। जी। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि जितने भी जो भी जिस प्रोफेशन में होता है, कोई डॉक्टर होता है तो वो कहीं शादी ब्याह कहीं गया तो लोग कहते हैं जरा कुछ हमें बता दीजिए इसका उपाय। एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, तो आप जब कहीं शादी ब्याह कहीं फंक्शन में जाते हैं, घर पर गेस्ट आते हैं, तो क्या वो आपसे डिमांड करते हैं कि आज कुछ इसी बात पर कुछ सुना दीजिए? नहीं, आप ये उसको होता है। कैसे टैकल नहीं, करते हैं? और कई नहीं, बार ये जब हो आपका मूड नहीं हो। जी जी जी।
बिल्कुल यही होता है कई बार, बिल्कुल मूड असल में कई बार होता है बिल्कुल मूड नहीं होता है कि हम्म, आप जब जाते हैं, हम मैंने कहीं फंक्शन में गए, किसी दोस्त से मिलने के लिए गए, यार वो वाले गजल का शेर सुना दो, यार हम्म, वो वाला दोहा सुना दो। या हम्म, खास तौर से कुछ मेहमान घर में आए या पार्टी में गए, अरे शायर साहब आ गए, जरा सुना दो। अरे हम्म, भाई वो तो ठीक है, शायर हैं या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ जरूरी तो नहीं ना कि हर समय हम एक अपने मूड को लिए चलें अपने साथ। बिल्कुल। अपने उसके वो है ना कि शायरी के अलावा, मोहब्बत के अलावा और भी गम है जमाने में, जमाने। है ना। हम्म, शायरी के अलावा और भी कुछ चीजें हैं। तो हम्म, ये होता है, तो उनको बस हंस कर टाल देते हैं, बोलते हैं भाई अपने बज़्म सजाइएगा, अपनी हम्म, महफिल में बुलाइएगा, फिर जी भर कर सुनिएगा, जी भर कर हम आपको सुनाएंगे। तो ये होता है, अक्सर होता है। हम्म, और कई बार तो ऐसा होता है, बड़ी स्थिति कई बार तो बड़ा मैंने हो जाता है कि आप इवन सैलून के गए हैं, उन्होंने आपका दोहा या अगर शेर पढ़ लिया है, और वहां पर ही बोलने लगे दोहा वही या शेर सुना के मेरे को, अरे साहब पूरा वो वाला गजल सुना दीजिए। मैंने कहा भाईजान, अरे बाल काटिएगा फिर सुनाएंगे हम आपको। तो ये कई बार हो जाता है इस तरीके का। वाह। जी। सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि आप साहिर लुधियानवी जी से, देवेंद्र आर्या जी से आप प्रभावित हुए थे, तो उनका एक अपना स्टाइल रहा होगा। तो जब आपने इस कलम को पकड़ा, जब आपने शुरुआत की, तो क्या आपने भी किसी खास अंदाज या स्टाइल को आपने सोचा कि इसको हम लेके चलें? कोई खास अंदाज जिस पर आपने फोकस किया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम्म, बिल्कुल नहीं। उसका कारण क्या होता है कि एक हम लोगों को आज भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। वो एक शुरू शुरू में होता है कि साहिल लुधियानवी की आपको पोइट्री अच्छी लग रही है, देवेंद्र आर्य की आपको उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो पोइट्री है, उनके दोहे गीत है, आपको अच्छे लग रहे हैं। हम्म, आपको तो पढ़ना है ही है। आपको देवेंद्र आर्य के अलावा बहुत बहुत सारे पोएट्स हैं, बहुत हम्म, सारे दोहाकार हैं, बहुत सारे शायर हैं। आपको फैज है, फिराक गोरखपुरी है, मजाज बिल्कुल। है हम्म, ना, दाग है ना। हम्म, तो जौक है, बशीर बद्र साहब हैं आज के हम्म, दौर के अंदर, अहमद अलवी साहब हैं। तो इन हम्म, लोगों को आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, शुरू से ही पढ़ना होता है। तो मैंने पढ़ा, काफी पढ़ा, क्योंकि हमारे घर में पढ़ने का माहौल था। हम्म, तो इसलिए किताबें तो, और आज भी पढ़ता हूँ मैं। कोई हम्म, कहे कि बिना पढ़े काम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ता। हम्म, पढ़ना तो अपने आप को एक मांझना होता है कि वो हम्म, एक एक चीज को, उनका कहने का ढंग क्या है। हम्म, एक बात मैं अपने ढंग से कह रहा हूँ, एक बात ताहिर कह रहे हैं, एक बात बशीर बद्र कह रहे हैं, एक बात फैज कह रहे हैं, एक बात देवेंद्र आर्य कह रहे हैं, लेकिन वो किस ढंग से बात कर रहे हैं। प्रेम तो शाश्वत है, इश्क शाश्वत है, खुदा शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, लेकिन आप उसी बात को किस तरीके से कह रहे हैं, वो होता है सीखने के लिए। इसलिए गजल के एक एक मिसरे में कई कई मिसरे लगाते हैं। भाई इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दोहे का जो दूसरी पंक्ति है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। हम्म, तो पढ़ना तो लाजमी है, पढ़ने के बगैर तो काम नहीं चलता। आज भी दुनिया भर की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, चाहे वो पोइट्री के, चाहे शायरी के ऊपर है, चाहे दोहों के ऊपर है, चाहे कहानियों के ऊपर है, चाहे आप किसी के ऊपर, आपको कि आपको उनका देखना होता है, उनका अंदाज क्या है, वो हम्म, उसी बात को कैसे कहते हैं। हम्म, बस। फिर जब अपना अपना लिखते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, तब आप अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से होते हैं। कॉपी तो मैंने तो नहीं करी कभी, और करता भी, करना भी नहीं चाहिए। शुरू शुरू में मेरा ठीक है। प्रश्न यह था कि क्या कोई आपने कोई खास थीम पर वर्क किया, कोई खास स्टाइल को आपने अपनाया कि भाई ये तो साहिर जी का स्टाइल है, ये फिराक गोरखपुरी जी का स्टाइल है, मेरा स्टाइल ऐसे होगा? नहीं, मैंने तो अपनी 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 हिसाब से लिखा। मैंने हम्म, ना मैंने साहिर को कॉपी करा, ना मैंने देवेंद्र आई को कॉपी करा, ना मैंने एक्स वाई जेड किसी को कॉपी करा। मैं तो अपनी अपने हिसाब से ही मैंने लिखा। हम्म, अगर गजल के शेर मैं कह रहा हूँ तो अपने अपने हिसाब से कह रहा हूँ, अपने अनुभव से कह रहा हूँ। हम्म, ये नहीं कि मैंने ऊपर ऊपर से कह दिए मैंने, हम्म, है ना, कि जो जिंदगी के अंदर होगा। हम्म, क्योंकि जो शायरी है या पोइट्री है, वो खाली लफ्जबाजी नहीं है, वो किताबें हम्म, पढ़ने से नहीं आती है। वो आपका जो तजर्बा है, वो आप उनको अपनी शायरी के अंदर डालते हैं, वो अपने दोहों के अंदर डालते हैं, अपनी कोई भी आपकी जो फॉर्म ऑफ लिटरेचर है हम्म, उसके अंदर डालते हैं। हम्म, मैं आपको बताता हूँ, जब आपने बात छेड़ी है, मैं एयर इंडिया में काम करता हम्म, था। एयर इंडिया से रिटायर हुआ 2014 के अंदर। तो मेरी हमारी पोस्टिंग भी थी उदयपुर के अंदर। तो एक साल की हमारी पोस्टिंग थी। तो उदयपुर छोटा स्टेशन है, तो उदयपुर छोटा स्टेशन, तो जाहिर है वहाँ हिसाब भी कम ही होते हैं।
है ना। तो वहां पे फ्लाइट अक्सर डिले हो जाती थी। तो जो फ्लाइट होती थी दिल्ली से चलती थी, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से जोधपुर, जोधपुर से उदयपुर, उदयपुर से बॉम्बे, तो वही सेम फ्लाइट वापस आती थी। तो अब इतने इतने सारे सेक्टर्स होते थे, इतने सारे स्टेशन होते थे, तो कहीं जयपुर में अटक गई, कहीं जोधपुर में अटक गई। तो हम रात के 2 बज जाते थे घर लौटे हुए, रोज के 2 बज गए, 3 बज गए, और फिर सुबह जो आपकी नॉर्मल ड्यूटी है, नेचुरली आपको वही सब परफॉर्म करना है। तो क्या होता था इस पेशोपश में, कि हम लोग खाना नहीं खा पाते थे। मैंने रात का डिनर का भी स्किप हो गया, फिर मॉर्निंग फ्लाइट है तो मॉर्निंग में आपको जाना है करने के लिए, तो जो घर के अंदर हम बनाकर ले जाते थे, जो घर के अंदर मठरी होती है, लड्डू वगैरह होते हैं, उनको खा लिया या ब्रेड खा लिया, लेकिन प्रॉपर हम लोगों ने खाना 4 दिन 5 दिन नहीं खाया। तो उस समय मेरे से एक दोहा हुआ था वहां पर, ये बात है कम से कम 28-30 साल पुरानी बात है। तो वो मैं बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो पोइट्री होती है वो अनुभव है। आप जो आपने जो भोगा है उसको आप व्यक्त करते हैं, उसको अभिव्यक्ति देते हैं, ना कि किसी और शायर को। तो मैंने दोहा लिखा कि 2 रोटी, उदयपुर की घटना जहाँ रोटी नसीब नहीं होती, हम 5-5 6 6 दिन स्किप कर गए, और ये दोहा हुआ कि 2 रोटी की आस में आस हुई बेआस, आस भी बेआस हो गई, है ना। कि 2 रोटी की आस में आस हुई बेआस, और मन कब तक कहता रहे रखा आज उपवास। तो मन कब तक कह ले भाई चलो आज उपवास रखा है, कोई बात नहीं है, कल खा लेंगे, जैसे उपवास रखते हैं शाम के समय खा लेंगे, आज उपवास है तो चलो कल खा लेंगे, आज उपवास है चलो परसों खा लेंगे। तो मन की 2 रोटी की आस में आस हुई बेआस, और मन कब तक कहता रहे रखा आज उपवास। तो ये मेरा निजी तजुर्बा था, निजी मेरा एक एक्सपीरियंस था, जो मैंने दोनों के व्यक्त किया, बशर्ते कि मैंने बहुत पढ़ा होगा, दुनिया भर के लोगों को पढ़ा होगा, शायर को पढ़ा होगा, कवियों को पढ़ा होगा, लेकिन उसमें कहीं भी इस बात का कुछ बात नहीं है उसकी। सर एक बात ये है कि आप, जैसा कि आपने बताया कि आप एयर इंडिया से भी जुड़े रहे, जी। तो एयर इंडिया में काम करते हुए ये पोएट्री का जो आपका वर्क था, जो आपका आपका शौक था लिखने का, ये कितना इजी और कितना डिफिकल्ट रहा? किस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस किए? आप लिखना चाहते हो, कोई आपको कोई कहीं कोई मुशायरा हो, कवि सम्मेलन हो, वहां जाना हो, आपका मन भी हो, आप जा नहीं पाए हो, तो ये कितना डिफिकल्ट रहा? और दूसरी बात कि सर कभी कोई ऐसा सिचुएशन जब बिल्कुल वो मतलब बिल्कुल डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था, और आपने अपने गजल से, दोहा से उसको 2 मिनट में इजी कर दिया, लोग खुश हो गए, वातावरण नॉर्मल हो गया? नहीं, बिल्कुल हुआ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, कि असल में जहाँ तक मुशायरों की और कवि सम्मेलनों की बात होती थी, तो सर्विस में रहते हुए डेफिनेटली वो छूटते थे, क्योंकि वो ज्यादातर सैटरडे या संडे को होते हैं, वो छुट्टी वाले दिन होते हैं। तो नेचुरली आप एक बार छुट्टी ले लोगे, 2 बार छुट्टी ले लोगे, बार बार तो ले नहीं सकते। तो उस कारण से जब तक जॉब में रहे, तो इस प्रकार की जो भारी गतिविधियां थी मुशायरों की, कवि सम्मेलनों की, रही, लेकिन ना के बहुत कम रही उसके बाद, मतलब करते रहे। लेकिन जहां तक दोनों में तालमेल बिठाने का सवाल था, तो ये पैशन की बात होती है ना। तो नौकरी तो इसलिए करते थे क्योंकि पेट को भरना है, सारा कुछ करना है, और जो रूह को जब बात होती है तृप्त करने की, तो आप जितने मर्जी थके हो, जितना मर्जी सब कुछ टायर्ड हो, हैक्टिक डे हो, लेकिन आपको कुछ बुलाता रहता है कि आज कुछ मजा नहीं आया, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, एंड समथिंग इज मिसिंग योर क्रिएटिविटी। देन यू आर अगेन, यू नो, यू आर मेकिंग योर सेल्फ फ्रेश, एंड देन फिर आप उसमें लग जाते हो। पोइट्री को पढ़ा, किसी का अच्छा शेर सुनने को मिल गया, आपके अंदर ऊर्जा आई, एनर्जी, देन यू स्टार्ट टू वॉक अगेन। तो इस तरह करके रहा। और जहां तक आपने बात की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, कि एयर इंडिया में तो आपको मालूम ही है कि एयर इंडिया क्या, एविएशन इंडस्ट्री में खास तौर पे लोग, क्योंकि एयर इंडिया में हो तो इसलिए एयर इंडिया की बात करेंगे, वहां पे फ्लाइट भी कैंसिल होती थी, है ना। फॉग के दिनों में, खासतौर पे विंटर सीजन के अंदर काफी फ्लाइट कैंसिल होती थी, तो पैसेंजर बिल्कुल सिर पर चढ़े होते थे, बैंकिंग का काउंटर, और फ्लाइट डिले हो गई, हमारे को ये करो वो करो। मैं आपको सच बताऊं आशीष जी, मैंने 95% जो प्रॉब्लम टैकल करी है, बिकॉज ऑफ माई शायरी करी है। मुस्कुराते हुए उनको शायरी से जवाब देना, शेर से जवाब देना, उनके कंधे पर हाथ रखना, irrespective ऑफ द फैक्ट कि वो वीआईपी हैं, या एक सिविल सर्वेंट है, सबको मालूम था, तो मुझे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। और तो उनको एक शेर सुनाया, मुस्कुराते हुए करा, तो लोगों ने जो उनके साथ चंक होता था, जो क्राउड होता था, उन्होंने भी उसको शांत करा, और सारी पोजीशन ईज आउट हो गई, सब मुस्कुरा दिए, सारा कुछ करा, भाई हैव ए पेशेंस, हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो शायरी, पोइट्री helped me a lot in handling the situation, and in handling the tough situation, or in handling the so many things.
अभी भी लाइफ में कभी भी कुछ हो जाता है तो किसी अच्छे शायर को पढ़ लिया, किसी अच्छी किताब को पढ़ ली, एंड खुद मोटिवेट हुए, दूसरों को भी मोटिवेट किया, एंड सिचुएशन गेट इजी। तो बहुत हेल्प किया। और ये बस पैशन की बात होती है, जब आपको करना है तो करना है ना। बिल्कुल। तो ये है। सर, आपके आने से पहले हमने आपका एक वीडियो मैसेज रन किया था जी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। वो हमारा पर्पस होता है कुछ क्वेश्चंस हम व्यूवर से मंगाएं। जी उसमें से एक दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं। ये जी क्वेश्चन हमने लिया है ट्विटर से। जी तो जहां हमने आपका वीडियो मैसेज पोस्ट किया था, इनकी एक प्रॉब्लम है और इसका जी सॉल्यूशन आपसे चाहते हैं। जी इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो पत्नी है वो अक्सर कहती हैं कि आप तारीफ करिए, जब तारीफ नहीं करते हैं तो वो कहती हैं कि आप तारीफ नहीं करते, और जब तारीफ करते हैं तो कहती हैं कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो जी। आप अपने अनुभव के आधार पर कोई एवरग्रीन, कोई शायरी आप इनको बताइए जो जी। इसे सॉल्यूशन के तौर पर यूज करे। बस इसका सो ये ये समझे तो भाईजान आपकी नहीं, सबों की रही है, जितने भी शादीशुदा है हम्म, ना। ये तो सबों के साथ प्रॉब्लम है कि आप तारीफ करें तो भी लगता है कि आप झूठी तारीफ कर रहे हैं, और सब कुछ तारीफ कर रहे हैं तो लगे कि उनको विश्वास नहीं होता आप तारीफ कर रहे हैं उनकी। हम्म, तो भाई उनकी हर एक बात को मान लीजिए आप हाथ जोड़कर कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप चौदहवीं का चांद हो। आई हम्म, मीन इट, है ना। हम्म, तो उनको, और कई बार क्या होता है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली आंखों में देखना होता है और सब हम्म, कुछ व्यक्त हो जाता है, अपने पाप की आंखें बोलती हैं, हम्म, है ना। तो हम्म, उसका जब आप तारीफ कर रहे होते कुछ जरूरी तो नहीं, जैसे मैंने आपको दुआ सुनाया है कि मैं था तू था और था बीच हमारे मौन, फिर हम्म, बातें ही करता रहा हमसे जाने कौन, हम्म, है ना। तो कई हम्म, बार खामोश रह के भी तारीफ करने का एक तरीका होता है। तो जरूरी नहीं कि हर बात हम बोल कर करें, हम्म, बिना बोले भी हम तारीफ कर सकते हैं, हम्म। है ना। बहुत खूब। तो तो ये हम थे तुम थे और बातें कर गया कौन, इसको ये अपने अंदाज से ट्रांसलेट करेंगे। जी एक और क्वेश्चन है। जी ये प्रकाश भक्त जी हैं, इन्होंने कुशीनगर देवरिया से लिखा है। जी इनकी समस्या, कुछ समस्या भी कह सकते हैं या जैसे आप इसे कहें, ये कहते हैं कि आजकल पूरा देश राममय हो रहा है और राम को लेकर के भी लोग पक्ष और विपक्ष में हैं। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? लोगों को एजुकेट करेंगे या लोगों को कोई डिप्लोमेटिक दोहा सुनाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, सारा देश राम में हो रहा है, बड़ी अच्छी बात हम्म, है ना। बहुत अच्छी बात है, राम में हो रहा है। आपका तन राम में हो रहा है कि मन राम में हो रहा है, पहली बात तो ये है ना। ये मंदिर, ये पूजा, ये अर्चना, ये खाली बाहरी मात्र हैं। असली मकसद तो क्या है हमारा, हमेशा हमेशा के लिए इससे मुक्त हो जाना, है ना। मंदिर तो बाहरी मात्र है, पूजा भारी मात्रा है ना। सवाल ये है कि मैंने इस बात पर कहा कि अब देखिए, कबीर के जो राम है वो ये वाले राम नहीं है, वो सातवें तल के राम है ना। तो यही बात मैं इनको कहूंगा कि कि राम नाम कितना सधा, कि राम नाम कितना सधा, धो तो लिया शरीर, कि राम नाम कितना सधा, धो तो लिया शरीर, लगा पूछने कान में हंसकर मस्त कबीर, वाह। है ना। तो ये खाली हम कि ये जो मंदिर हैं, ये पूजाएं, ये हमको रास्ता दिखाते हैं, हमारे भारी मात्रा है। अंदर तो हमारे को राम को सिद्ध करना है ना। तो राम को अगर हमने सिद्ध कर लिया तो आप मंदिर जाएं तो और ना जाएं तो, सारे दिन आप राम में हैं, आपका मन राम में है, आप सारे दिन आनंद में हैं, परमानंद के अंदर हैं, घर बैठे नहाते धोते सब कुछ आप राम कर रहे हैं। और राम का तो अगर आपने सिद्ध कर लिया, तो तब कबीर कहते हैं ना कि मुझे अब वो मेरे को जपेगा, मैं क्यों जपूंगा उसको। अच्छा हुआ मेरी गगरी फूट गई, हम्म, अच्छा हुआ मेरी माला टूट गई, मेरा पिंड छूटा, अब तू जप। मैंने तो जप लिया जितना जपा है ना। तो अगर जपना है राम को तो इस तरीके से जपो, राम को सिद्ध करना है तो इस तरह की सिद्ध करो कि आप राम को ना जपे बल्कि राम आपको जपे, राम भक्त को जपे। हम्म, कि हाँ भाई, कोई भक्त मिला है जिसने कि अब मुझे तो उसको जपना ही जपना है। राम को तो बहुत जप लिया, राम को सिद्ध भी तो करो, अपने मन को राम में भी तो बनाओ। ये हम्म, तो सब बहुत शोर शराबा हो गया। हम्म, अच्छा है राम में है, आज राम में है, तन हमारा कल मन हमारा राम में होगा। हम्म।
और इसी संदर्भ में मैंने कहा, एक दोहा किया था कि आ, कि देखिए, कबीर बिल्कुल आप पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, है ना। तो देखिए, मन खेला पिया से कहीं, मेरा पिया ऊपर वाला, ये वाला पिया नहीं मेरा, हम्म। कि मन खेला पिया से कहीं, हम्म। ऐसे रंग अबीर, मैं और वो दोनों एकाकार हो गए। हम्म। यानी ईस्ट भी और मैं भी, कि मेरा पिया वो, है ना, कि मन खेला पिया से कहीं, ऐसे रंग अबीर, आठ याम बजने लगा मन में मस्त कबीर, आठ याम बजने लगा मन में मस्त कबीर। तो मैं तो भगवान के साथ ऐसा घुल मिल गया हूँ, और हम्म। राम मेरे साथ ऐसा घुल मिल गया है, अब तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि राम कौन है और मैं कौन हूँ। तो जब मैं ऐसा हो गया, तो चारों तरफ मैं तो राम राम देख रहा हूँ, चारों हम्म। तरफ वो मेरे को देख रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूँ। तो मन खेला पिया से कहीं, ऐसे रंग अबीर, आठ याम बजने लगा मन में मस्त कबीर। हम्म। बहुत खूब। सर एक और क्वेश्चन है, ये एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, इन्होंने लिखा है कि जब भी ये शायरी लिखने के लिए ट्राई करते हैं, पढ़ते समय किताब के आखिरी पन्ने पर, तो इनके पिताजी इनको बहुत डांटते हैं, कहते जी। हैं गाली मत बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। इनका प्रश्न ये है कि जब आपने लिखना शुरू किया, तो क्या आपके पिताजी और आपकी मदर भी आपको डांटती थी? नहीं भाई, हमारी माताजी और हमारे पिताजी तो डांटते नहीं थे हमारे को, तो वो तो उन्होंने तो हमारे को तो खुली छूट दे रखी थी, हम्म। है ना। बल्कि हम ज्यादा पढ़ते थे तो वो हमारे को तो डांटते थे, अरे भाई बाहर जाके कुछ खेल लो, क्योंकि मेरे पिताजी फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, हम्म। वो आर्चरी कोच थे, हम्म। एनआईएस के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स हम्म। के अंदर ही वाज आर्चरी कोच। हम्म। मतलब जो मॉडर्न जो शूटिंग विद बो एंड एरो था, तो ही वाज द हम्म। फर्स्ट एनआईएस आर्चरी हम्म। कोच। तो इस कारण से वो तो हमको डांटते थे, यार सारे दिन पढ़ते रहते हो भाईजान, बाहर जाओ बेटो, कुछ खेलो बाहर हम्म। के अंदर। तो हमारे को तो डांट पड़ती थी, और हमारे को कभी लिटरेचर पे या शायरी पे कभी डांट नहीं पड़ी। इनको अपने माता पिताजी को कन्विंस कर लीजिए, इसमें भी बहुत स्कोप है ना। जब आप बन जाएंगे कुछ, तो वो पूछेंगे ये लिरिक्स किसने लिखा है, तो आप हम्म। बोलेंगे मैंने ही लिखा हम्म। है ना। ये स्क्रीन राइटिंग किसने करी, तब आप बोलेंगे मैंने ही करी है। हम्म। ये किसने गाना लिखा है, कहेंगे मैंने ही लिखा है। हम्म। तो उनको समझाइए अपने पिताजी माताजी को, इसमें बहुत स्कोप है ना। आजकल गाली बनने में ज्यादा फायदा है। डॉक्टर इंजीनियर, अब देखिए ना, डॉक्टर इंजीनियर भी तो पूरे लिटरेचर फील्ड में आ रहे हैं ना, अपना अपना बिल्कुल। प्रोफिट है, आईआईटी खड़गपुर से कर रहे हैं, आईआईटी कानपुर हम्म। से कर रहे हैं, हम्म। अपना पैशन को परस्यू कर रहे हैं, तो है ना। तो लेकिन जो भी करें, बाय हार्ट करें, हम्म। ऐसा नहीं आधे अधूरे मन से नहीं, जो भी काम करें पूरे मन से करें, पूरा टाइम दे, हम्म। एंड यू विल गेट द रिजल्ट, एंड देन योर फादर विल बी प्राउड ऑफ यू, अरे वाह, माय हम्म। सन इज पोएट, रिनाउंड पोएट। सर आपके परिवार में आपके बाद ये जो लिखने का जो शौक है, वो किसके पास है? कौन आपको लगता है कि अब ये इस लिखने की परंपरा को अब आगे बढ़ाएगा? नहीं, उसमें मेरे दो बेटे हैं एक्चुअली। हम्म। जो बड़ा बेटा है मेरा, वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो एमबीए प्लस इंजीनियर है। हम्म। एक्चुअली एक तो वो मेरा बड़ा अच्छा क्रिटिक है, बहुत अच्छा क्रिटिक है वो, इस कदर मेरा क्रिटिक है कि मैं सबसे पहले उन लोगों को, अपने दोनों बेटों को ही सुनाता हूँ। तो हम्म। अगर उसने हाँ कह दिया तो हाँ, ना कह दिया तो ना, समरली वो रिजेक्ट करता है मेरी जो भी चीजों को होता है। हम्म। लेकिन वंस अगर उसने अप्रूव कर दिया, तो ही अप्रिशिएट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ हिज हार्ट। लेकिन हम्म। जो मेरा छोटा बेटा है, अंकित, वो फिल्म इंडस्ट्री में है, वो सिनेमाटोग्राफर है, तो ही इज राइटिंग लॉट। हम्म। तो वो काफी लिखता है, हम्म। पोएम लिखता, पोइट्री करता है, लिखता है, एंड शॉर्ट फिल्म भी लिखी है उसने, ही इज ए हम्म। नेशनल अवार्ड विनर हम्म। उसके अंदर, स्विंग मशीन के लिए। हम्म। तो ही इज पास आउट फ्रॉम SRFTI, हम्म। सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलकाटा। तो हम्म। उसने नेशनल अवार्ड विनर है फिल्म स्विंग मशीन के लिए। तो हम्म। ही राइट्स लॉट। तो मेरे बाद वो संभाल रहा है, जैसे देवेंद्र आर्य जी के बाद मैं संभाले, वो मेरे मेरे बाद वो संभाल रहा है। और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो हम्म। उसके अंदर तो बड़े फख्र के साथ मैं कहता हूँ, चाचा जी अपनी सारी किताबें मेरे को दे दीजिएगा, मैं ही किताब संभाल के रखूंगा आपकी। तो मैं उसको एक दिन मजाक कर रहा था, अंकित को, उसका नाम अंकित है, मैंने कहा अंकित मेरे बाद क्या होगा किताबों, कहता है पापा डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ योर बुक्स। तो मकसद, मतलब कहने का मकसद है कि आई एम हैप्पी हम्म। ही इज इन राइटिंग फील्ड, और वो कहता है कि आई केम इन क्रिएटिविटी फील्ड बिकॉज ऑफ यू ओनली। मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो सब अपना पैशन होता है, इट इज योर हार्ड वर्क, दैट्स इट। हम्म। वाकई और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, मगर आपकी लेखनी से प्रभावित होंगे, लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और शायद इस इंटरव्यू के बाद और भी लोग इस दिशा में आने का प्रयास करेंगे।
सर एक क्वेश्चन और है जो आपसे पूछना चाहते हैं, और हमारी तरफ से यह आखिरी प्रश्न है कि हम तो आपको सुनते हैं, आप किसको सुनते हैं, आप किसको पढ़ते हैं आज के टाइम में? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बहुत राइटर्स को पढ़ता हूँ। अ, अहमद अलवी को भी पढ़ता हूँ, कुमार पाशी को भी पढ़ता हूँ, फैज को भी पढ़ता हूँ, बशीर को भी पढ़ता हूँ, है ना। और दाग को भी बहुत पढ़ता हूँ। तो कंटेम्प्रेरी के अंदर जो और है उनको सुनते हैं, हम लोग करते हैं। तो और क्योंकि आपको पुरानों को भी पढ़ना है, नयों को भी पढ़ना है। खाली ये नहीं कर सकते आप पुरानों को पढ़ लिया तो पुरानों को पढ़ लिया तो आपको नए को तो पढ़ना पड़ेगा। आज के दौर में नए, मैं इवन यंग राइटर्स को भी बहुत पढ़ता हूँ, ताकि मुझे मालूम पड़े कि उनका सोच क्या है, उनका विचार क्या है, वो छोटी छोटी बातों को कैसे कह रहे हैं, हम कहाँ आपस में तारतम्य नहीं बिठा पा रहे यंग जनरेशन के साथ। तो मैं हर प्रकार के राइटर्स को पढ़ता हूँ, आज यंग राइटर्स को भी पढ़ता हूँ और पुराने राइटर्स को भी पढ़ता हूँ, जो क्लासिक राइटर्स हैं उनको लोगों को भी पढ़ता हूँ। और आ, उपन्यास वगैरह भी काफी पढ़ता हूँ। तारा के काफी लिखने का क्राफ्ट आता है, समझने का क्राफ्ट आता है, कैसे कैसे छोटी बात को लिखा जाता है। या इन लोगों को पढ़ने का एक फायदा ये होता है, आपको समझ आती है, चाहे आप कि बात को कहा कैसे जाता है, कहने का शायरी क्या है, पोइट्री क्या है, या कहानी क्या है, ये कहने का ढंग भी तो है ना। अब समों के अपने अपने अंदाजे बयां हैं, तभी तो कहते हैं गालिब का अंदाजे बयां और है। बात तो वो भी कह रहा है, इश्क पे बात वो भी कह रहा है, प्रेम पर बात वो भी कह रहा है, लेकिन यार मीर तकी मीर या गालिब क्यों महान शायर है, क्यों अजीम शायर है। आज भी सब चीजें वही हैं, आज भी भूख है, गरीबी है, बेबसी है, एक इश्क है, प्रेम है, मजाज, इश्क मजाजी है, इश्क हकीकी, लेकिन कहने का अंदाज अलग है। तो वो ही अंदाज अपने को पकड़ना होता है, पढ़ना सबों को होता है, समझने के लिए वो कैसे कैसे कह रहे हैं, लेकिन अंदाज आपको अपना इससे पेश करना होता है। तो मैं आजकल इंग्लिश की किताबें भी पढ़ता हूँ, मोटिवेशनल किताबें मेरे को बड़ी अच्छी लगती हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो ये सब पढ़ते रहते हैं, तो इस तरह करके है। और आपका भी एक हमें बहुत खास अंदाज लगा, और वो अंदाज ये है कि आप जो भी दोहा लिखते हैं, बोलते हैं, गजल कहते हैं, सुनाते हैं, वो इमिडिएटली हमारे जुबान पर चढ़ जाती। तो ये आम लोगों के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि कई बार गजल के ऐसे शब्द होते हैं, दोहे के ऐसे शब्द होते हैं कि हम प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन आपने जिस तरीके से आम आदमी की बात सरल भाषा में जो आप कहते हैं, वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और इसके कारण भी हम बार बार पढ़ेंगे। और जो स्पेशली जो राइटर्स हैं, जो हु वांट टू कम इनटू दिस लाइन एंड टू बिकम फेमस लाइक यू, तो उनके लिए एक अच्छा सबब होगा। और आपने सर हमें समय दिया, मैं दोबारा कहता हूँ कि यह हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है, और इसके लिए मैं आपको सर धन्यवाद करता बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हिलरी टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ प्रतिष्ठित चैनल पे बुलाने। मैं कुछ नहीं था, लेकिन आपके चैनल पे आने के बाद मुझे भी लगा मैं भी कुछ हो गया हूँ, मुझे भी अपने ऊपर गर्व हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। हूँ।